जातीय समीकरण का जाति का जिक्र हो गया है, तो जातीय समीकरण साधने के लिए भाजपा ने मुख्यमंत्री जो है उसी समीकरण पर बैठाए हैं। शिवराज सिंह चौहान अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाते हैं तो जाति लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट होगा ये कदम भाजपा के लिए? देखिए राम प्रकाश जी, अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने जो बातें कही वो बहुत सारगर्भित और मायने रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी या उसके पूर्ववर्ती जनसंघ में बगावत जैसा कोई शब्द उसके नेताओं के शब्दकोश में नहीं है। आप प्रोफेसर बलराज मधुक को याद करें, लाल कृष्ण आडवाणी के हश्र को देखें, गोविंदाचार्य के साथ सलूक को देखें, सुश्री उमा भारती के साथ जो व्यवहार पार्टी ने किया उसको देखें, तो ये आप भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अपने दम पर बगावत कर सकता है या विद्रोह का परचम लहरा सकता है। 6 अप्रैल सन 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, यानी 43 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी शासित राज्यों में 50 से अधिक मुख्यमंत्री दिए हैं। और ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 43 साल में 50 से अधिक मुख्यमंत्री देना, किसी भी चेहरे पर दांव लगा देना और पुरानों को वरीयता देने के बजाय नयों को वरीयता देना भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का एक ऐसा हिस्सा है जो आगे भी जारी रहेगा। आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरीके से उन्होंने नए चेहरों पर दांव लगाया है, या डॉक्टर रमन सिंह की या शिवराज सिंह चौहान की या वसुंधरा राजे सिंधिया के दावों की अवहेलना की है, और मध्य प्रदेश में तो उन्होंने प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जैसे बहुत सशक्त दावेदारों को दरकिनार करके मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। तो शिवराज सिंह चौहान के अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो वो सुंदरलाल पटवा के बहुत प्रिय शिष्य रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी उनको पसंद करते थे और तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद महाजन के कारण वो मध्य प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद वो पहले ऐसे विरल नेता हैं जिन्होंने 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जाहिर है कि वो चाहते थे और उनके मन में इच्छा थी कि वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके दावे को तरजीह नहीं दी। लेकिन अब इसके आधार पर यह सोचना कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, मुझे लगता है कि ये ख्याल ख्याली है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ढर्रा है उसमें मुझे नहीं लगता है कि पार्टी नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान के का चयन करके उन्हें और मजबूत करेगा, क्योंकि मोदी शाह की पूरी रणनीति यह है कि पांव के नीचे, जैसे मैंने कहा था, कि घास भी पनपने ना पाए, क्योंकि घास का और बांस का कुल तृणकुल के दोनों ही सदस्य हैं, और वो अपने बिल्कुल यस मैन को बनाएंगे अगरचे नड्डा को हटाते हैं तो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नड्डा को मई 2024 में चुनाव के पूर्व हटाया जाएगा या नए अध्यक्ष के तौर पे कोई नया चेहरा आएगा। रही बात शिवराज सिंह चौहान की, शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे सिंधिया हो, जैसा कि प्रोफेसर अखिल स्वामी ने कहा, अगर ऐसे समीकरण बनते हैं कि त्रिशंकु लोकसभा उभर सकती है या नरेंद्र मोदी की सत्ता कमजोर होने के आसार पैदा होते हैं, तभी ये विद्रोह करेंगे। लेकिन सुनिश्चित तब भी नहीं होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का जो मेटल है, जो पिंड है, वो आरएसएस के जिस सांचे में ढला हुआ है, उसके लिए विद्रोह या बगावत करना एक विजातीय शब्द है, और वो कभी भी उस रास्ते पर नहीं जाएंगे जिसकी हम लोग या समीकरण उनसे अपेक्षा करते हैं। राम प्रकाश जी। सुधीर सर, एक चर्चा जो शिवराज सिंह चौहान को लेकर पहले से चल रही थी, अभी जब वो चुनाव परिणाम आए उसके बाद वो छिंदवाड़ा पहुंचे थे, छिंदवाड़ा से इनको लोकसभा चुनाव लड़ने की भी बात हो रही है। एक तरफ तो हम कास्ट इक्वेशन की जब बात कर रहे हैं, हालांकि अखिल सर कह रहे हैं कि भाई उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा अगर वो शिवराज सिंह को बनाएंगे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये है सर कि अगर शिवराज सिंह चौहान को बना देते हैं तो भाई कास्ट इक्वेशन के हिसाब से बहुत फिट हो जाएंगे, क्योंकि वो ओबीसी से आते हैं। पूरे देश में एक बड़ा मैसेज जाएगा। जाति समीकरण साध करके जिस तरीके से वो जाति जनगणना के मुद्दे का प्रभाव कम करना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उसमें उनको बहुत बड़ा फायदा होगा, जैसे कि राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक चीज देखी जाती है कि भाई एक व्यक्ति एक पद की ये लोग बात करते हैं, तो अगर इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बना देते हैं तो जो सबसे बड़ी दावेदारी है, जिसका जो
डर सता रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में बार बार बगावत करवानी पड़ रही है। केशव प्रसाद मौर्य को बुला करके दिल्ली से प्रमोट करना पड़ता है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, क्योंकि सबको पता है कि भाई योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में अमित शाह के बराबर में खड़े हैं। अगर नरेंद्र मोदी के बाद कौन का सवाल जब आता है तो वहां योगी आदित्यनाथ भारी पड़ जाते हैं अमित शाह से, क्योंकि इनके नाम पे संघ भी राजी हो जाएगा। भाई संघ से भी अच्छे कनेक्शन रहे हैं, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता, हिंदुत्व जो भाजपा का आधार है उसके सबसे बड़े चेहरे आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है। तो इन सारे सिनेरियोज को अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना तो उनके लिए फायदेमंद है। तो भी क्या फिर भी वो क्यों नहीं बनाना चाहेंगे अगर उन्होंने डील दी हुई है तो? हाँ, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर संदीप मिल की जो मुबारक ख्वाहिश है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसमें अपनी सहमति व्यक्त करता हूं और इत्तेफाक रखता हूं उनसे कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में हमें बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तानाशाह कोई भी हो, किसी भी दल का हो। सुधीर सर, मैं एक सेकंड बस एक बात कह दूं सर। आप कह रहे हैं दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, फिर मुकाबले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके पास देखिए काडर है, उनके पास संसाधन है, उनके पास ढेर सारे चेहरे हैं, उनके पास क्या कहना चाहिए, षड्यंत्रों को मूर्त रूप देने का वो कैलिबर है जो किसी भी अन्य भारतीय पार्टी में नहीं है। तो जिस तरीके से उन्होंने सीबीआई का या इनकम टैक्स का या ईडी का इस्तेमाल किया है, वो भारतीय राजनीति के इतिहास की बहुत दुर्लभ और विरल घटना है। इस पैमाने पर इस तरह से कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। और जैसा कि हमारे अखिल जी ने कहा, पर्ची में क्या लिखा था नाम पे मत जाइए, मुमकिन है कि उस पर ईडी लिखा हो या कुछ और लिखा हो, तो जिसके कारण वसुंधरा राजे जैसी शक्तिशाली नेत्री को भी सोचना पड़ा कि वो बगावत करे या नहीं करे, या असहमति व्यक्त करे या नहीं करे, या आगे ये क्या कदम उठाए। तो मैंने कहा कि तानाशाह कोई भी हो, कहीं भी हो, बहुत डरपोक होता है। वो हर उस असहमति से, हर उस विरोध से, हर उस कदकाठी के आदमी से डरता है जो कहीं ना कहीं कभी भी उसके लिए चुनौती बन सकता है। तो और भारतीय जनता पार्टी के लिए के पास, जैसे मैंने पिछली बैठक में कहा था, राम रसायन, तो राम रसायन उनको बहुत खला है। तो हिंदुत्व, राम मंदिर, सनातन, हिंदू मुस्लिम, ये उनके कार्ड है। इस कार्ड के आधार पर जिस तरीके से उन्होंने उत्तर भारत को गोलबंद किया है अपने पक्ष में, वो आगे भी इस पे कायम रहेंगे। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतवर्ष में उत्तर और दक्षिण के बीच जो एक खाई पैदा हो गई है, दक्षिण के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, उड़ीसा, ये सारे लोग जो है गैर भाजपा शासित राज्य हैं, और दक्षिण के दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद हो चुके हैं। उत्तर भारत में 25 में से 25 सीटें राजस्थान में आपने जीती, 11 में से 9 सीटें छत्तीसगढ़ में जीती आपने, या 29 में से 28 सीटें आपने ली थी। तो आप इस सीटों को आप कहाँ बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे? 4 सीटें विपक्ष के पास थी, बाकी सारी सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बीच थी। तो अब बात आई शिवराज सिंह चौहान की, समीकरण शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जो चरित्र है, शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता है, शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आधी आबादी के साथ अपने को कनेक्ट किया है, उसके आधार पर शिवराज सिंह चौहान का दावा भले ही मजबूत होता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एकाधिकारवादी नेतृत्व है वो कतई नहीं चाहेगा कि उनके हाथों में बागडोर सौंपी जाए और कल वो अपना पृथक स्थान बनाकर कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौती खड़ी कर सकें। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय नेतृत्व तो तरजीह देगा। हाँ, उनको ऐसा कोई लॉलीपॉप या ऐसा कोई दायित्व सौंपा जा सकता है जिसका निर्वाह करके वो ये प्रताड़ें कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के ही हाथ मजबूत करेंगे। उनको बगावत करने से तो रोका जाएगा, लेकिन उनको कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया जाएगा जिससे कि उनकी ताकत और बढ़े या उनके पांव जमीन पर और अधिक मजबूती से जम सकें। राम प्रकाश जी। डॉक्टर सुधीर, 2-3 चीजें एक साथ मैं पूछना चाहता हूं आपसे, फिर आप आराम से जवाब दीजिएगा उस पर। एक तो मुद्दा ईडी सीबीआई की बात आई। ईडी सीबीआई के लिए सर ये देखा गया कि जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव में हाल हुआ, जितना भी विपक्ष ने ईडी सीबीआई का मुद्दा उठाया वो सब विपक्ष के अगेंस्ट चला गया। भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहा वो सारी चीजें। मध्य प्रदेश में छोड़ दिया जाए, राजस्थान में छापेमारी हुई, विपक्ष खूब चिल्लाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में छापेमारी हुई, विपक्ष खूब चिल्लाया लेकिन कुछ नहीं हुआ।
वहीं ये जो मध्य प्रदेश की हम बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटों का इतना बड़ा वीडियो आया, 10,000 करोड़ की बात हो गई, लेकिन जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी वो विपक्ष का जो भ्रष्टाचार है उसको भ्रष्टाचार मान रही है जनता, लेकिन भाजपा का जो भ्रष्टाचार है उसको भ्रष्टाचार नहीं मान रही है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों से डर का कोई मतलब रह जाता है? क्योंकि भाजपा अपने किसी नेता के ईडी सीबीआई तो भेजती नहीं है, तो वो उसको कैसे डरा सकती है? दूसरा, एक जो नेतृत्व की बात हो रही थी, नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही थी, तो ये जो अभी जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या अपने अपने राज्यों में ये कुछ सीटें जितवाने की हैसियत में हैं? इन नेतृत्व का कोई मतलब है? नेतृत्व परिवर्तन के नाम पे जो नेतृत्व लाया गया है, ये वास्तव में उस अपने नेतृत्व का जो मामला है उसको पूरा कर पाएगा? और इसके साथ साथ हम शिवराज सिंह चौहान पर भी एक सवाल कर लें। शिवराज सिंह चौहान अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो भाजपा के लिए कितने लाभदायक होंगे या कितने नुकसानदायक होंगे? और अगर जो इस तरीके की चर्चाओं को केवल हवा दी जा रही है तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा शिवराज सिंह चौहान को लेकर के? 3 सवाल से। जी जी, देखिए राम प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं बहुत दो छोटी छोटी टिप्पणियां करूंगा। एक तो डॉक्टर संदीप मिल की जो मुबारक ख्वाहिश है वो पूरी हो, और दूसरा, जैसा अखिल जी ने कहा, केपी मौर्य अध्यक्ष बनने के संदर्भ में शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले अर्हताओं को ज्यादा पूरा करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व की नजरों में शिवराज सिंह चौहान का नंबर कहीं ना कहीं केपी मौर्य या कुछ अन्य नेताओं के बाद लगता है। मैं कुछ अन्य नेताओं की बात कर रहा हूं तो जाहिर है कि अनेक डार्क हार्स हैं, और 3 राज्यों में जिस तरीके से डार्क हार्स को चुना गया है और छुपे रुस्तम साबित हुए हैं, चाहे वो भजन लाल शर्मा हो, चाहे वो मोहन यादव हो, चाहे वो विष्णुदेव साय हो, इन तीनों नेताओं का महत्व सांकेतिक तो है। एक जनजातीय समुदाय से आता है, दूसरा ओबीसी से आता है, और तीसरा ब्राह्मण है। राजस्थान में पहली बार के विजेता हैं। यहाँ पर 3 चुनाव, तीसरा चुनाव जीता है मोहन यादव ने। वो अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव के खिलाफ जिस तरीके से उनको एक वैकल्पिक नेता के तौर पर या भारतीय जनता पार्टी के संदेशवाहक के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है, उससे सांकेतिक महत्व तो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत ज्यादा कारगर असर होगा। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे अभी भी वही रहेंगे: राम मंदिर, हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम, सनातन, हिंदू खतरे में, आदि आदि आदि। तो अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हलाल पर बैन लगाया गया, और मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने बैठते ही सबसे पहले आदेश जारी किया। उसमें 2 आदेश हैं। एक तो ये कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर पर पाबंदी, और दूसरा आदेश है खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध। तो मांस की बिक्री पर प्रतिबंध और लाउड स्पीकरों पर पाबंदी के निहितार्थ क्या है, मुझे लगता है कि आप किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात जैसे अखिल जी ने कही, गुजरात लॉबी का वर्चस्व, तो मुझे लगता है सिर्फ गुजरात लॉबी का वर्चस्व नहीं, बल्कि गुजरात पैटर्न या गुजरात फार्मूला, उसको जिस तरीके से पूरे देश में मनचाहे तरीके से लागू किया जा रहा है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में नया नेता चुना गया है, वो भी गुजरात पैटर्न है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने जब चाहा पत्ता फेंटा, और जब चाहे जिस शहरों को लाकर वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया गया। तो गुजरात लॉबी और गुजरात फार्मूला दोनों के वर्चस्व के कारण मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अंतर विरोध और ज्यादा सघन होंगे, और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को इन अंतर विरोधों के चलते कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष बनते हैं या नहीं, ये अरमानों और अटकलों का विषय है, लेकिन आज जो समीकरण और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र या फैसला लेने की जो परिपाटी है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी या उनके सूत्रधार आरएसएस के मुख्यालय से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात को हरी झंडी दी जाएगी। अगर बनाना ही होगा तो केपी मौर्य को बनाया जाएगा, क्योंकि वो उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं या अर्हताओं को कहीं बेहतर तरीके से पूरा करते हैं। शिवराज सिंह चौहान की एक अलग छवि है। उनके जाने के बाद जिस तरीके से लाडली बहनें रो रही हैं, या शिवराज सिंह चौहान ने जैसा कहा था, चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, या मैं कुछ मांगूंगा नहीं, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं यह इंगित करती हैं
कि केंद्रीय नेतृत्व को स्वाभिमानी या अपने अलग छवि रखने वाला व्यक्ति रास नहीं आता है। इसी के तहत फैसले लिए जाएंगे और आने वाले वक्त में ये जो तिमाही होगी जनवरी से मार्च तक की, होली के बाद मैं उम्मीद करता हूं, जैसा कि संदीप बिल जी ने कहा, भय मुक्त समाज अगर हमारा आकार लेता है तो मई में हमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। रामदेव जी।